नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी और हिंदी व्याकरण का यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। और कक्षा 10 की अगर हम बात करें तो 10वीं बोर्ड में आपके कुल 2 अंक का पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको समास की परिभाषा है वो याद होनी चाहिए। जो परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी है वही परिभाषा आपको परीक्षा में लिखनी है। अगर आपको समास का प्रश्न आ जाए कि समास किसे कहते हैं या समास की परिभाषा लिखिए, तो समास की जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूं आपको वही लिखनी है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के जो सार्थक योग है उनको हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के जो सार्थक योग है उनको समास कहते हैं। और जो समास युक्त पद हैं उनको क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। समास युक्त पद को क्या कहा जाता है? समस्त पद बोला जाता है। और विग्रह करने पर समस्त पद के दो या दो से अधिक शब्द बन जाते हैं और इनमें विभक्ति चिन्ह लगाकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को तो क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास युक्त जो पद हैं उनको क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और विग्रह करने पर जो समस्त पद हैं उनके दो या दो से अधिक शब्द बन जाते हैं और इनमें विभक्ति चिन्ह लगाकर अर्थ ग्रहण किया जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है समास के भेद। यानी समास है वो आपके कितने प्रकार का होता है? तो समास है वो आपके 6 प्रकार का होता है जो आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रकार आपके क्या है? अवयवी भाव समास। और सेकंड आपके क्या है? तत्पुरुष समास। और तीसरा आपके कर्मधारय समास। और 4 नंबर पर आपके है द्विगु समास। और 5 नंबर पर है आपके द्वंद्व समास। और 6 नंबर पर है आपके बहुब्रीहि समास। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। या तो आपसे समास की परिभाषा पूछी जा सकती है, या आपसे समास के जो भेद हैं उनके नाम पूछ सकता है, या फिर आपके जितने भी भेद हैं यानी 6 भेद है समास के, तो जितने भी हैं 6 हैं, इनमें आपको सभी की परिभाषा और इन सभी के एग्जाम्पल हैं वो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं या आपको अच्छे से पढ़ना है। ये टॉपिक बहुत ही आपके इजी टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अवयवी भाव समास की। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसके कुछ एग्जाम्पल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अवयवी भाव समास है उसकी परिभाषा पर गौर करते हैं कि अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। कि जिस समस्त पद का जो पहला पद है यानी पूर्व पद है वो क्या हो? अवयव हो। और जिससे समस्त पद भी अवयव बन जाए उसे क्या कहा जाता है? अवयवी भाव समास कहा जाता है। यानी जिस समस्त पद का पूर्व पद या पहला पद क्या हो? अवयव हो। और जिससे समस्त पद भी क्या बन जाए? अवयव बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। जिसमें हमने लिया है समस्त पद लिया है, अब उनका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। तो समस्त पद कौन सा है? सबसे पहले है आजीवन, उसके बाद में है यथाशक्ति, उसके बाद में है दिन भर, उसके बाद में प्रतिदिन, उसके बाद में है प्रत्येक। तो मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिए हैं अवयवी भाव समास के। पांचों ही आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनमें से ही आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो आजीवन जो शब्द है, जो समस्त पद है, इसका विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह क्या होगा? जीवन पर्यंत। ओके, आजीवन है ये एक समस्त पद है और इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? जीवन पर्यंत बनेगा। और यथाशक्ति का समास विग्रह क्या बनेगा? शक्ति के अनुसार। यथा का मतलब क्या होता है?
के अनुसार, और शक्ति का मतलब यहाँ पर शक्ति, तो क्या हो गया, शक्ति के अनुसार। और जैसे यहाँ पर यथा विधि होता तो आपको बताना है यथा विधि का समास विग्रह क्या होगा। आप सभी बच्चों को कमेंट में इसका जवाब है वो जरूर देना है। उसके बाद में है दिन भर, तो दिन भर का समास विग्रह क्या होगा, सारे दिन, क्या होगा, सारे दिन। उसके बाद में है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा, दिन दिन। और उसके बाद में है प्रत्येक, तो प्रत्येक का समास विग्रह क्या होगा, एक एक। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो सेकंड है आपके तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में हम कुछ अलग से भी हमें पढ़ने को मिलेगा। क्या मिलेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है कि तत्पुरुष समास में जो दूसरा पद होता है, द्वितीय पद होता है, वो प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से भी जाने जाते हैं या किए जाते हैं। कि तत्पुरुष समास है उसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के जो उपभेद हैं, जो पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कर्म तत्पुरुष की। तो इसमें किसका लोप होता है, को का लोप होता है। इसमें समस्त पद है और इनका विग्रह है। तो समस्त पद क्या है, ग्रहागत, और ग्रहागत का समास विग्रह क्या होगा, ग्रह को आगत। तो इसमें किसका लोप हुआ है, को शब्द का लोप हुआ है इसमें। और दूसरा क्या आपके शरणागत, तो शरणागत का समास विग्रह क्या होगा, शरण को आगत। तो इस समस्त पद में भी किसका लोप हुआ है, यहाँ पर को शब्द का लोप हुआ है, जो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में सेकंड आपके क्या है, करण तत्पुरुष। और करण जो तत्पुरुष है समास है, इसमें किस शब्द का लोप होता है, से का लोप होता है या के द्वारा का लोप होता है। ओके, तो यहाँ पर समस्त पद है और यहाँ पर क्या है, विग्रह। तो समस्त पद क्या आपके वाक युद्ध। अब वाक युद्ध का समास विग्रह क्या होगा आपके, वाक से युद्ध, वाक से युद्ध। तो इसमें किस शब्द का लोप हुआ है, यहाँ किस शब्द का लोप हुआ है, से शब्द का लोप हुआ है। उसके बाद में सेकंड है आपके नीति युक्त। तो नीति युक्त में किस शब्द का लोप हुआ है, नीति से युक्त। तो यहाँ पर भी किस शब्द का लोप हुआ है, से शब्द का लोप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे संप्रदान तत्पुरुष की। तो संप्रदान तत्पुरुष है, इसमें कौन कौन से शब्दों का लोप होता है, के लिए। किस शब्द का लोप होता है, के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, के लिए। तो इसमें समस्त पद क्या है, गुरु दक्षिणा है और सत्याग्रह है। तो गुरु दक्षिणा का समास विग्रह क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा और सत्य के लिए आग्रह। तो इन दोनों शब्दों में, इन दोनों समस्त पदों में किस शब्द का लोप हुआ है, के लिए, जो आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके अपादान तत्पुरुष। इसमें से अलग होने का जो अर्थ है उसका लोप यहाँ पर हुआ है। तो समस्त पद क्या है, भयभीत और पंथ भ्रष्ट। तो भयभीत का समास विग्रह क्या होगा, भय से भीत, और पंथ भ्रष्ट का पंथ से भ्रष्ट। तो यहाँ पर भी कौन सा शब्द हमें देखने को मिल रहा है, से शब्द हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर किस शब्द का लोप हुआ है, से शब्द का लोप हुआ है। उसके बाद में है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में कौन कौन से शब्द हैं जिनका लोप हुआ है, तो क है या फिर की या के, इन तीनों शब्दों का लोप यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला जो समस्त पद क्या है, राष्ट्रपति, और दूसरा है पराधीन। तो राष्ट्रपति का समास विग्रह क्या होगा, राष्ट्र का पति। तो यहाँ पर का शब्द का लोप हुआ है। उसके बाद में है पराधीन। तो पराधीन है, परा का मतलब क्या होता है, दूसरा, और धीन का मतलब क्या होता है, अधीन, यानी दूसरे के अधीन। तो यहाँ पर कौन से शब्द का लोप हुआ है, के शब्द का लोप यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद में है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं, में है, पे है या पर है। तो इन तीनों शब्दों का लोप होता है। तो समस्त पद हैं। उसके बाद में इसके सामने क्या है, इनके समास विग्रह। तो समस्त पद कौन कौन से हैं, आत्मनिर्भर और गृह प्रवेश। तो यहाँ आत्म की बात करें तो आत्म का मतलब क्या होता है, स्वयं। आत्म का मतलब क्या होता है, स्वयं होता है। तो आत्मनिर्भर का समास विग्रह होगा स्वयं पर निर्भर। और गृह प्रवेश का गृह में प्रवेश। तो यहाँ पर शब्द का यानी आत्मनिर्भर जो समस्त पद है, इसमें पर शब्द का लोप हुआ है। और गृह प्रवेश में
में शब्द का लोप हुआ है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके 3 नंबर पर कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास किसे कहते हैं और इसके उदाहरण बताइए। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको कर्मधारय समास है उसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। इस समास में भी दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, उसके अनुसार कर्मधारय समास है उसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। किंतु पहला पद है वो विशेषण या दूसरा पद विशेष्य यानी संज्ञा होता है। और दूसरे शब्दों में जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कर्मधारय समास है उसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और किंतु पहला पद है वो विशेषण और दूसरा पद है वो संज्ञा होता है। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य यानी संज्ञा का संबंध रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, महापुरुष है, सजन है, महात्मा है और नीलकमल है। मैंने इसमें 4 एग्जाम्पल लिए हैं और चारों एग्जाम्पल आपकी परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महापुरुष का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। और सजन शब्द का समास विग्रह क्या होगा, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन। और महात्मा शब्द का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। और नील कमल का समास विग्रह क्या होगा, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। उसके बाद में है आपके 4 नंबर पर है द्विगु समास। अब द्विगु समास की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि द्विगु समास है उसको साधारण परिभाषित कीजिए या उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले आपको द्विगु समास की परिभाषा याद करनी है, उसके बाद में उसके कुछ एग्जाम्पल है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। तो द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, जिस समास का एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है और पूर्व पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यानी जिस समास का एक पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल है जैसे सप्ताह, नवरत्न, चतुर्भुज और त्रिलोक। तो सप्ताह शब्द का समास विग्रह क्या होगा, 7 दिनों का समूह। यानी सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो कितने दिनों का समूह हो गया, 7 दिनों का समूह। और नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। और चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह। चतुर्भुज का समास विग्रह क्या होगा, 4 भुजाओं का समूह। और त्रिलोक का 3 लोकों का समूह। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके 5 नंबर पर द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल। तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, यानी पहला पद और दूसरा पद दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, और विग्रह करते समय एवं, तथा और आदि लगे हो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी जिस समस्त पद में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, और विग्रह करते समय हमें एवं लगाना पड़े बीच में या और लगाना पड़े, तो इन दोनों आदि हम लगाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर समस्त पद है और यहाँ पर विग्रह है। तो समस्त पद कौन सा है, रात दिन, तो इसका विग्रह करेंगे तो रात और दिन, यहाँ बीच में हमें और लगाना है। और जन्म मरण का जो समास विग्रह है वो क्या होगा, जन्म और मरण, तो यहाँ पर भी हम बीच में क्या लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं। और दूध दही का समास विग्रह दूध और दही। और देश विदेश का समास विग्रह क्या होगा, देश और विदेश। उसके बाद में आपके बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास है वो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है, जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता,
न तो पहला पद प्रधान होता है और न ही दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन जो अपने पद हैं उनसे भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर समस्त पद हैं और यहाँ पर क्या है? विग्रह। तो समस्त पद कौन कौन से हैं? पीताम्बर है, दशानन है, चतुर्भुज है और वीणा पाणी है। तो पीताम्बर शब्द का पीताम्बर जो समस्त पद है इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, कौन है वो? कृष्ण है। और दशानन, दशानन जो समस्त पद है इसका समास विग्रह क्या होगा? दस है आनन जिसका, दस है आनन जिसका, वो कौन है? रावण है। और चतुर्भुज का समास विग्रह क्या होगा? चार हैं भुजाएं जिसके, किसके हैं? विष्णु के। और वीणा पाणी शब्द का समास विग्रह क्या होगा? वीणा है हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, तो किसके हाथ में है? सरस्वती के हाथ में है। तो यह आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।